हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिस्टर एनवी हॉरर चैनल में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है और इस घटना का एक गवाह आज भी जिंदा है। हालांकि जिंदा शब्द शायद उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि जो इंसान उस रात के बाद बचा वो शरीर से तो जिंदा है, लेकिन आंखों में वो खालीपन है जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होता है जिन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो देखा नहीं जाना चाहिए। ये कहानी है 4 दोस्तों की, आर्यन, विक्रम, रिया और समीर की। ये कहानी है एक हॉन्टेड ट्रिप की, एक जंगल की, एक पुरानी हवेली की और एक ऐसी चुड़ैल की जो एक बार किसी को निशाना बना ले तो फिर नहीं छोड़ती, कभी नहीं। तो दोस्तों, अगर आप अकेले हैं तो शायद ये कहानी अभी मत सुनिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद कई लोगों ने रात को सोने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखा है। चलिए शुरू करते हैं। रात के 3 बजे थे। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो सांस लेता है, जो देखता है, जो आपके कान में धीरे से फुसफुसाता है। और उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक आवाज आई, औरत की आवाज, रोने की। लेकिन वो रोना वो इंसानी नहीं था। आर्य ने पीछे मुड़कर देखा और वो जो देख रहा था उसे देखकर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, सिर्फ आंखें फटी रह गईं, क्योंकि जो उसके पीछे खड़ा था वो इंसान नहीं था। आर्यन शर्मा, उम्र 26 साल, दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। पढ़ा लिखा, समझदार और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान। वो एक प्राइवेट आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर था और हर महीने तनख्वाह मिलते ही सबसे पहले घर पैसे भेजता था माँ के लिए, छोटी बहन की फीस के लिए। लेकिन जिंदगी की इस भाग दौड़ में वो थक गया था। महीनों से काम का बोझ था। रातों को देर तक लैपटॉप खुला रहता था। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान की लकीरें और दिल में एक अजीब सी बेचैनी जो न तो सोने से जाती थी न जागने से। उसके 3 दोस्त थे, विक्रम, रिया और समीर। विक्रम मेहता, आर्यन का बचपन का दोस्त, लंबा, दुबला, हमेशा हंसता हंसाता रहने वाला। वो एक ट्रैवल ब्लॉगर था। जगह जगह घूमना, वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर डालना, यही उसकी जिंदगी थी। बेफिक्र, बेपरवाह, लेकिन दिल का साफ। रिया सिंह, आर्यन की कॉलेज की दोस्त, 20-26 साल, जर्नलिज्म की स्टूडेंट रही थी। अब एक ऑनलाइन मैगजीन में काम करती थी। हमेशा सवाल पूछने की आदत, हर चीज में तर्क ढूंढती थी। भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब पर उसे जरा भी यकीन नहीं था। सब अंधविश्वास है, यही उसका जवाब होता था हर बार। और समीर खान, चौथा दोस्त, शांत, कम बोलने वाला। उसकी आंखों में हमेशा एक गहराई थी जो लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल करती थी। वो फोटोग्राफर था। नेचर, आर्किटेक्चर, अबैंडन प्लेसेस, उसे खंडहरों और पुरानी इमारतों की फोटोग्राफी का बहुत शौक था। अजीब चीजें उसे खींचती थीं। जो जगह जितनी डरावनी होती, समीर उसे उतना ही खूबसूरत समझता। अप्रैल का महीना था, गर्मियां शुरू होने वाली थीं। विक्रम ने एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डाला, यार एक बहुत अमेजिंग जगह मिली है। हिमाचल के एक जंगल में देवदार के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली है, 200 साल पुरानी। कोई नहीं जाता वहां। हम 4 लोग जाएंगे, 3 दिन 2 रात, सब कुछ मैं प्लान करता हूँ, बस हाँ बोलो। रिया ने तुरंत रिप्लाई किया, डन। मुझे एक आर्टिकल लिखना है अबैंडन प्लेसेस पर। परफेक्ट। समीर, फोटोग्राफी के लिए ड्रीम लोकेशन है। हाँ। आर्यन थोड़ा हेजिटेट किया। उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, एक अनजाना सा डर जिसका कोई कारण नहीं था। लेकिन फिर उसने सोचा, यार ब्रेक की जरूरत है, जिंदगी बस काम 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 नहीं हो सकती। उसने टाइप किया, ठीक है चलते हैं। अगर उसे पता होता कि वो हाँ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनेगी तो शायद वो कभी नहीं करता। विक्रम ने जो जगह चूज की थी
उसका नाम था श्यामगढ़ की हवेली। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मंडावर से करीब 15 किलोमीटर दूर घने देवदार के जंगल के बीचों बीच पहाड़ियों से घिरी हुई। एक तरफ गहरी खाई जिसके नीचे एक नदी बहती थी, लेकिन उसकी आवाज कभी ऊपर तक नहीं पहुंचती थी, जैसे जंगल ने उसे भी निगल लिया हो। हवेली 200 साल पुरानी थी। एक जमींदार की नाम था राजा उदय सिंह। स्थानीय लोगों से जब विक्रम ने जानकारी इकट्ठा की थी तो किसी ने ज्यादा बात नहीं की। बस एक बूढ़े चाय वाले ने, जिसका नाम रामदास था, धीरे से कहा था, वहां मत जाओ बेटा, उस हवेली में कुछ है, कुछ ऐसा जो जाने नहीं देता। पिछले 20 साल में जितने लोग गए कोई सही सलामत वापस नहीं आया। विक्रम ने हंसते हुए कहा था, अरे बाबा, ये सब अफवाहें होती हैं। रामदास ने जवाब नहीं दिया, बस चाय का गिलास उठाया और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। उसकी आंखों में एक डर था, एक पुराना गहरा डर, लेकिन विक्रम ने नोटिस नहीं किया, या शायद नोटिस किया और इग्नोर कर दिया। हवेली के बारे में जो कहानी थी वो कुछ ऐसी थी। राजा उदय सिंह की एक रानी थी, मालती देवी, बेहद खूबसूरत, लेकिन कहते हैं कि राजा ने उससे धोखा किया, एक दूसरी औरत से शादी कर ली और मालती देवी को हवेली के एक बंद कमरे में बंद कर दिया। खाना पानी बंद, बाहर का रास्ता बंद। मालती देवी 7 दिन तक उस कमरे में रोती रही, चिल्लाती रही, दरवाजा पीटती रही। 8वें दिन आवाजें बंद हो गई। जब कमरा खोला गया तो वो मर चुकी थी, लेकिन जो देखने वाले ने देखा उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बेहोश हो गया। मालती देवी की लाश दीवार से चिपकी हुई थी, जैसे उसने दीवार को खरोंचते खरोंचते अपनी जान दे दी हो। उसके नाखून टूटे हुए थे और उसके खून से दीवार पर कुछ लिखा था, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद हवेली में अजीब चीजें होने लगी। नौकर एक एक करके भागने लगे। राजा उदय सिंह, जो कभी बहादुर और निडर था, रात को सोता ही नहीं था। कहते हैं कि वो हर रात उस बंद कमरे के बाहर खड़ा होकर बड़बड़ाता था, माफ कर दे, माफ कर दे। 1 साल के अंदर राजा मर गया, अकेला, बिना किसी बीमारी के। हवेली खाली हो गई और तब से वो हवेली वैसी ही खड़ी है। 200 साल से जंगल उसे निगलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हवेली है कि गिरती नहीं, जैसे कोई उसे थाम रखा हो, जैसे वो अभी भी वहां है, अपना इंतजार कर रही है। शनिवार की सुबह चारों दोस्त दिल्ली से निकले। विक्रम की SUV में सामान भरा हुआ था, स्लीपिंग बैग्स, खाने का सामान, कैमरा इक्विपमेंट, टॉर्च, पावर बैंक्स, सब कुछ था। रिया ने अपना लैपटॉप भी रखा था, उसे आर्टिकल लिखना था। समीर का कैमरा बैग सबसे भारी था। सफर में माहौल एकदम अच्छा था, गाने बज रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। पहाड़ों के रास्ते पर जब देवदार के पेड़ दिखने लगे तो विक्रम चिल्लाया, यार देखो कितना ब्यूटीफुल है। और सच में वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैले जंगल। लेकिन जैसे जैसे वो मंडावर कस्बे के पास पहुंचे, आर्यन को कुछ अजीब फील होने लगा, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई देख रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा, जंगल घना होता जा रहा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान लगभग छुप गया था। धूप भी कम हो गई थी, जैसे जंगल ने उसे रोक लिया हो। विक्रम, कितनी दूर है अभी? आर्यन ने पूछा। बस 10-15 मिनट और, आर्यन ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल किसी बात पर अटका हुआ था। मंडावर में जब वो पेट्रोल भरवाने रुके तो पेट्रोल पंप वाले लड़के ने, जो मुश्किल से 16-17 साल का था, उनकी गाड़ी देखी और पूछा, कहाँ जा रहे हो साहब? विक्रम ने बताया, श्यामगढ़ की हवेली। लड़की का चेहरा एकदम बदल गया। उसने पेट्रोल गन हटाई और एक कदम पीछे हो गया, जैसे उसने कोई अपशब्द सुना हो। वहां मत जाओ, उसने धीरे से कहा। क्यों? रिया ने पूछा, जर्नलिस्ट वाले अंदाज में। लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर बोला,
पिछले साल 3 कॉलेज स्टूडेंट्स गए थे वहाँ। वो वापस आए, लेकिन उनमें से एक ने घर पहुंचते ही अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। 3 दिन बाद दरवाजा तोड़ा गया। वो दीवार से चिपका बैठा था, बस बड़बड़ा रहा था, वो मेरे पीछे है, वो मेरे पीछे है, अभी भी हॉस्पिटल में है। चारों में से कोई कुछ नहीं बोला। विक्रम ने पेमेंट किया और गाड़ी स्टार्ट की। गाइस, ये सब लोकल स्टोरीज हैं। हर हॉन्टेड प्लेस के बारे में ऐसी कहानियां होती हैं। रिया ने हामी भरी। हाँ, साइकोलॉजी का खेल है। लोग खुद डरते हैं और फिर हैलुसिनेट करते हैं। समीर चुप था। उसने पीछे मुड़कर देखा। पेट्रोल पंप वाला लड़का अभी खड़ा था और उसकी आंखें गाड़ी पर टिकी थीं, जैसे वो विदाई दे रहा हो। शाम के 4 बज रहे थे जब वो हवेली के सामने पहुंचे। पहली नजर में हवेली भव्य थी। 2 मंजिल, पत्थरों से बनी हुई, बड़े बड़े दरवाजे जो अब आधे टूटे हुए थे। दीवार पर काई जमी हुई थी। खिड़कियां बिना शीशे की थी, जैसे खाली आंखें हों। हवेली के चारों तरफ देवदार के विशाल पेड़ थे, इतने घने कि हवेली के आंगन में भी धूप मुश्किल आती थी। और एक चीज और थी, चिड़ियों की आवाजें। जंगल में आते आते चिड़ियों की आवाजें थीं, मीठी, जीवंत। लेकिन हवेली के पास सन्नाटा था। कोई चिड़िया नहीं, कोई कीड़ा नहीं, बस हवा जो देवदार के पेड़ों से गुजरकर एक अजीब सी आवाज बनाती थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। वाओ! विक्रम ने कैमरा निकाला। यार, ये तो परफेक्ट है। समीर देख, लाइटिंग देख। समीर ने कैमरा उठाया और हवेली की तरफ जूम किया, लेकिन कैमरा उठाते ही उसके हाथ रुक गए। कैमरा की स्क्रीन पर हवेली की दूसरी मंजिल की एक खिड़की में एक धुंधली सी आकृति दिखी, एक पल के लिए, और फिर गायब हो गई। विक्रम, समीर ने धीरे से कहा, क्या हुआ? ऊपर दूसरी मंजिल की खिड़की में कुछ था। सबने देखा, खिड़की खाली थी। रिया ने कहा, शैडो होगी, लाइट का इफेक्ट। लेकिन आर्यन की नजरें उस खिड़की पर टिकी रहीं थोड़ी देर तक। उसे लगा जैसे वो खिड़की उसे देख रही है। रात को खाना बनाया गया कैंपिंग स्टोव पर। बाहर आंगन में बैठे चारों ने खाया, हंसी मजाक हुआ। विक्रम ने पुरानी हॉरर स्टोरी सुनाई और सब हंसते रहे। लेकिन रात गहराने के साथ जंगल का सन्नाटा भारी होने लगा। रात के 11 बजे सब सोने गए। हवेली के बड़े हॉल में, जो ग्राउंड फ्लोर पर था, उन्होंने स्लीपिंग बैग्स बिछाए। आर्यन को नींद नहीं आई। वो छत को देखता रहा। छत पर पुरानी नक्काशी थी, फूल, पत्तियां, और बीच में एक चेहरा, एक औरत का चेहरा, जो नक्काशी में ही था, लेकिन अंधेरे में लग रहा था जैसे वो चेहरा बदल रहा है, जैसे उसके होंठ हिल रहे हों। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। बकवास है, थकान है। और तभी एक आवाज आई, ऊपर से, दूसरी मंजिल से, घसीटने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज खींच रहा हो। आर्यन उठकर बैठ गया। दिल की धड़कन बढ़ गई। आवाज फिर आई, घसीट घसीट घसीट, और फिर रुक गई। आर्यन ने विक्रम को जगाया। यार, ऊपर कुछ है। विक्रम ने आंखें खोली, उनींदी नजरों से देखा। क्या आवाज? यार, पुरानी हवेली है, लकड़ी सेटल होती है, सो जा। आर्यन ने एक बार ऊपर देखा, फिर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे, आर्यन की आंखें खुल गई और उसने देखा हॉल के एक कोने में, अंधेरे में कुछ था। एक आकृति खड़ी हुई। आर्यन का गला सूख गया। उसने टॉर्च की तरफ हाथ बढ़ाया, जो स्लीपिंग बैग के पास रखी थी। टॉर्च जली। कोने में कुछ नहीं था। आर्यन ने लंबी सांस ली। इमेजिनेशन है। लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी में कोने की दीवार देखी, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवार पर उंगलियों के निशान थे, ताजे, जैसे अभी अभी किसी ने दीवार को छुआ हो। लेकिन वो निशान
सामान्य नहीं थे, वो बहुत लंबे थे, इंसानी उंगलियों से बहुत बहुत लंबे। सुबह आर्यन ने रात की बात बताई। विक्रम ने कहा, यार तुम ओवरथिंक करते हो। रिया ने दीवार के निशान देखे और बोली, ये पुराने निशान हैं या जानवर के पंजे। समीर चुप था, उसने बस उन निशानों की फोटो ली। दूसरे दिन सबने हवेली एक्सप्लोर की। दिन में हवेली कम डरावनी लग रही थी, बस पुरानी और जर्जर। ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा हॉल था, एक टूटी फूटी किचन और एक बंद कमरा जिसके दरवाजे पर जंग लगी हुई साकल थी। यही है वो कमरा, विक्रम ने ड्रामेटिक अंदाज में कहा। मालती देवी वाला। खोलते हैं? रिया ने पूछा। नहीं, समीर ने पहली बार तेज आवाज में कहा। सब उसे देखने लगे। समीर आमतौर पर बहुत कम बोलता था। वो कमरा बंद रहेगा, उसने बस इतना कहा। किसी ने आर्ग्यू नहीं किया। दूसरी मंजिल पर कई कमरे थे, सब खाली, दीवारें जगह जगह से टूटी हुई। एक कमरे में पुराना आईना था, इतना धुंधला कि उसमें कुछ नहीं दिखता था, बस धुंध। रिया उस आईने के सामने खड़ी हो गई और अपना रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश की, और तभी उसे लगा आईने में उसके पीछे कोई और खड़ा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर आईने में देखा, सिर्फ धुंध। चलो यहां से, उसने कहा, और पहली बार उसकी आवाज में कैंप का बाहर थी। शाम को एक और अजीब घटना हुई। समीर अकेला हवेली के बाहर फोटो ले रहा था, जंगल की तरफ। उसने अपना कैमरा जूम किया और जंगल के अंदर देखने लगा। पेड़ों के बीच दूर उसे कुछ दिखा। एक सफेद कपड़े में कोई खड़ा था। समीर ने आंखें सिकोड़ कर देखा। एक औरत, लंबे बाल, सफेद साड़ी। वो एकदम स्थिर खड़ी थी, हिल नहीं रही थी। समीर ने कैमरा से फोटो ली और फिर एक पल में वो आकृति गायब हो गई, जैसे थी ही नहीं। समीर तेज कदमों से अंदर आया और फोटो सबको दिखाई। कैमरा की स्क्रीन पर उस जगह सिर्फ पेड़ थे, कोई औरत नहीं। कैमरा ट्रिक होगी, विक्रम ने कहा, लेकिन समीर का चेहरा पीला हो गया था। मैंने देखा था, उसने धीरे से कहा। मैंने देखा था। दूसरी रात, रात के 12 बजे, सब सो रहे थे। तभी रिया की नींद खुली। उसे प्यास लगी थी। उसने वाटर बॉटल उठाई, खा ली थी। वो उठी और किचन की तरफ गई, जहां उन्होंने एक्स्ट्रा वाटर रखी थी। किचन अंधेरी थी। उसने टॉर्च जलाई, पानी लिया और वापस मुड़ी, और तभी उसने सुना एक आवाज, रोने की। लेकिन वो रोना नॉर्मल नहीं था, वो बहुत ऊंचा था और बहुत नीचा था, एक साथ। जैसे एक नहीं, कई आवाजें एक साथ रो रही हों, लेकिन मिलकर एक आवाज बना रही हों। रिया रुक गई। आवाज ऊपर से आ रही थी, दूसरी मंजिल से। उसका पत्रकार वाला दिमाग कहा, जाओ देखो, लेकिन उसका दिल कह रहा था, भागो। वो पत्रकार ज्यादा थी, भागने का डर कम। वो ऊपर गई। टॉर्च की रोशनी में ऊपर का गलियारा दिखा, लंबा, अंधेरा, दीवारों पर काई। आवाज अब बंद हो गई थी। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। गलियारे के अंत में एक कमरे का दरवाजा था। वो दरवाजा जो सुबह बंद था, वो अब खुला था, थोड़ा, बस एक दरार। रिया ने दरवाजा धीरे से धकेला। कमरा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी अंदर गई। खाली, बस एक पुरानी कुर्सी थी कमरे के बीच में, और उस कुर्सी पर एक पुरानी मटमैली गुड़िया। रिया ने गुड़िया को देखा, अजीब लगी। पुरानी कपड़े की, लेकिन उसकी आंखें कांच की थीं, और वो सीधे रिया को देख रही थी। रिया ने गुड़िया उठाई, और तभी कमरे का दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम। रिया घूमी, दरवाजा बंद था। उसने हैंडल पकड़ा, नहीं खुला। गाइस, उसने चिल्लाया, गाइस, दरवाजा बंद है, मुझे निकालो। और तभी उसके पीछे से एक सांस की आवाज आई।
रिया ने पलट कर देखा। कमरे में कुर्सी के पास खड़ी थी एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे काले बाल चेहरे के सामने, इतने लंबे कि पैरों तक आते थे, पैर जमीन से थोड़ा ऊपर, और वो धीरे धीरे रिया की तरफ आ रही थी। रिया चीखी इतनी जोर से कि नीचे हॉल में सोए तीनों एक साथ उठ गए। तीनों ऊपर भागे, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। विक्रम ने कंधे से धक्का दिया, एक बार, दो बार, तीसरी बार में दरवाजा खुल गया। रिया कमरे के एक कोने में थी, दीवार से चिपकी हुई। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खुली हुई, सांसें तेज। क्या हुआ, क्या हुआ? विक्रम ने उसके कंधे पकड़े। रिया की नजरें कमरे में थीं, उस जगह जहां कुछ था। वो वहां थी, रिया ने कांपते हुए कहा। एक औरत, वो मेरी तरफ आ रही थी। सबने कमरे में देखा, खाली था, बस वो पुरानी कुर्सी और उस पर वो गुड़िया जो फर्श पर थी, गिरी हुई। रिया, तुमने कुछ देखा नहीं? पैनिक अटैक था, विक्रम ने कहा। मैंने देखा था। रिया लगभग चीख पड़ी। समीर ने उस गुड़िया को देखा और उसका मुंह खुला रह गया। गुड़िया की आंखें पहले कांच की थीं, अब वो बंद थीं। रात के 3 बजे। चारों नीचे हॉल में थे, कोई सोने का नाम नहीं ले रहा था। विक्रम कह रहा था, सुबह होते ही निकलते हैं। बस सुबह तक आर्यन को बाथरूम जाना था। हवेली का एकमात्र फंक्शनल बाथरूम ग्राउंड फ्लोर के पीछे था। वो टॉर्च लेकर गया। बाथरूम से निकलते हुए उसने नोटिस किया, वो बंद कमरा जिसकी साकल थी, उसकी साकल खुली हुई थी। दरवाजा हल्का सा खुला था। आर्यन रुक गया। उसने याद किया, समीर ने कहा था इसे मत खोलना, लेकिन वो खुद खुल गया था। आर्यन का पैर उस तरफ उठा, बिना उसकी मर्जी के, जैसे कोई खींच रहा हो। नहीं, मुझे नहीं जाना, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके पैर रुके नहीं। वो दरवाजे के पास पहुंचा। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरे के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ दीवारें, और दीवारों पर खून से लिखा हुआ, पुराना, काला पड़ चुका, लेकिन अभी भी पढ़ा जा सकता था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मालती देवी का लिखा हुआ, 200 साल पुराना। आर्यन की सांसें रुक गईं और तभी दरवाजा बिना किसी हवा के धीरे से बंद होने लगा। आर्यन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे, हिल नहीं रहे थे। दरवाजा बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। टॉर्च बुझ गई। आर्यन अकेला था अंधेरे में, और फिर उसके कान के पास एक सांस, ठंडी बर्फ जैसी, और एक आवाज जो सीधे उसके कान में आई, फुसफुसाहट, लेकिन इतनी साफ जैसे उसके दिमाग में सीधे बोली जा रही हो, तुम आ गए, अब जाओगे नहीं। आर्यन चीखा। हॉल से तीनों दौड़ कर आए। दरवाजा तोड़ा। आर्यन फर्श पर बैठा था, उसकी टॉर्च टूटी पड़ी थी, उसका चेहरा पसीने से भीगा था, और उसके कंधे पर जहां उसकी कमीज थी एक निशान था, लंबे नाखूनों की खरोंच के निशान, 3 साफ और गहरे। यह क्या है? रिया कांप रही थी। वो थी, आर्यन ने कहा। उसने मुझे छुआ, और तभी समीर, जो इस सब में सबसे शांत था, उसने कुछ कहा जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे माफ करो। सब उसे देखने लगे। मैंने जानबूझकर यहाँ आने का प्लान किया था, समीर ने आंखें उठाए बिना कहा। इस हवेली में मेरे दादाजी की मौत हुई थी। यहाँ सन्नाटा। क्या? विक्रम ने कहा। मेरे दादाजी रमेश खान, वो इस हवेली में रिसर्च करने आए थे, हिस्टोरियन थे। 1990 में 3 दिन बाद उनकी बॉडी मिली थी, उस बंद कमरे में, दीवार से चिपकी हुई। और तुमने हमें नहीं बताया? आर्यन गुस्से में था, क्योंकि मुझे पता था तुम नहीं आते। मुझे जानना था सच, उनके साथ क्या हुआ था। और तुम्हें मिला जवाब? रिया ने पूछा। समीर ने धीरे से कहा, हाँ, मेरे दादाजी ने नोट्स लिखे थे जो मुझे बाद में घर पर मिले। उनमें लिखा था वो यहाँ है।
मालती देवी, और वो किसी को नहीं जाने देती। उसे किसी की जरूरत है, एक बलिदान, तभी वो शांत होगी। रात के 4 बजे थे। चारों हॉल में बैठे थे, सुबह का इंतजार। कोई सोने का नाम नहीं ले रहा था। और तभी रिया की आंखें बंद हो गईं। अचानक, बिना वार्निंग के। रिया, विक्रम ने कहा। कोई जवाब नहीं। रिया। रिया ने आंखें खोली, लेकिन वो रिया नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली, कोई सफेद हिस्सा नहीं। और उसकी आवाज, जब वो बोली तो वो रिया की आवाज नहीं थी। वो पुरानी, घरघराती, 200 साल पुरानी आवाज थी। तुम सब यहां क्यों आए? तीनों एक कदम पीछे हट गए। रिया, रिया सुनो। विक्रम कांप रहा था। रिया का शरीर, जो रिया नहीं था, धीरे से खड़ा हुआ। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी। इस तरह की इंसानी गर्दन उस एंगल पर नहीं झुकती। एक कड़काने की आवाज आई। राजा ने मुझे धोखा दिया, वो आवाज बोली। सबने मुझे छोड़ दिया, अब तुम भी नहीं जाओगे। मालती देवी, समीर ने जोर से कहा, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। हम जानना चाहते थे आपके साथ क्या हुआ। रिया का चेहरा, जो रिया नहीं था, समीर की तरफ घूमा। एक लंबा साइलेंस, और फिर रिया गिर पड़ी, बेहोश। विक्रम रिया को उठाने गया, और तभी ऊपर से एक तेज आवाज आई। धड़ाम, 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 जैसे कोई ऊपर दौड़ रहा हो, नंगे पैर। और वो आवाज नीचे आ रही थी। आर्यन ने टॉर्च उठाई, नई वाली, जलाई। गलियारे में कुछ था, एक छाया, लंबी, इंसानी शेप, लेकिन उल्टी। मतलब सिर नीचे, पैर ऊपर, छत पर चलती हुई। और वो उनकी तरफ आ रही थी। भागो, आर्यन चिल्लाया। विक्रम ने बेहोश रिया को उठाया, जो बहुत भारी लग रही थी। समीर ने मेन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन मेन दरवाजा बंद था, जंग लगे कुंदे की तरह, जैसे सालों से बंद हो। हालांकि कुछ घंटे पहले वो ठीक था। समीर, दरवाजा, विक्रम चिल्लाया। समीर ने पूरी ताकत से धक्का दिया, एक बार, 2 बार। आर्यन ने पीछे देखा। वो छाया जो छत पर चल रही थी, अब सीलिंग से उतर रही थी, धीरे धीरे, जैसे ग्रेविटी उस पर काम नहीं कर रही हो। और उसका चेहरा, जब टॉर्च की रोशनी पड़ी, आर्यन की सांसें रुक गईं। वो चेहरा टूटा हुआ था, जैसे दीवार से टकराया हो। लंबे बाल, खाली आंखें जिनमें कोई जीवन नहीं था, लेकिन वो देख रही थी सीधे आर्यन को, और उसके होंठ हिले। तुम मेरे हो। आर्यन ने वो पल में एक डिसीजन लिया। उसने टॉर्च उठाई और उस छाया की तरफ दौड़ा। सब चिल्लाए, आर्यन, नहीं। लेकिन आर्यन छाया के सामने रुक गया, उसके बिल्कुल सामने, चेहरे से चेहरा। वो ठंड, बर्फीली, हड्डियों तक जाने वाली, उसे छू रही थी। और आर्यन ने कांपते हुए, लेकिन आवाज को स्टेबल रखते हुए कहा, मालती देवी, हम जानते हैं आपके साथ क्या हुआ। जो उदय सिंह ने किया वो गलत था। आपको बंद करना वो पाप था। लेकिन हम उदय सिंह नहीं हैं। हम बस इंसान हैं जो गलती से आ गए। छाया रुक गई। हवेली में एक अजीब सन्नाटा छा गया। और फिर छाया ने कुछ किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। वो रोने लगी, लेकिन वो रोना पहले वाला नहीं था। पहले वाला भयानक था। ये दर्द से भरा था, इंसानी, जैसे सदियों का दर्द एक पल में बाहर आ रहा हो। और उस रोने के साथ मेन दरवाजा खुल गया, खुद ब खुद। विक्रम ने रिया को उठाया। समीर ने आर्यन का हाथ पकड़ा और खींचा। वो बाहर निकले। ठंडी हवा, खुला आसमान, चांद था। चारों ने लंबी सांसें ली। गाड़ी, अभी, विक्रम ने कहा। वो गाड़ी की तरफ भागे। रिया होश में आ गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस खाली आंखों से सामने देख रही थी। गाड़ी में बैठे।
विक्रम ने इंजन स्टार्ट किया और तभी समीर ने गाड़ी की पिछली खिड़की से हवेली की तरफ देखा। हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की में वो आकृति खड़ी थी, वही जो उसने कैमरा में देखी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, लेकिन इस बार उसका एक हाथ उठा हुआ था। गुड बाय करने के अंदाज में नहीं, रुको मत के अंदाज में। और समीर को तब याद आया उसके दादाजी के नोट्स का आखिरी लाइन जो उसने पूरा नहीं पढ़ा था। वो छोड़ती है लेकिन खाली हाथ नहीं। गाड़ी जंगल से निकल रही थी। सब चुप थे। रिया अभी भी खाली आंखों से बाहर देख रही थी। आर्यन ने उसके कंधे को छुआ। रिया, ठीक हो तुम? रिया ने धीरे से सिर घुमाया और मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान रिया की नहीं थी। आर्यन का दिल डूब गया। विक्रम, उसने धीरे से लेकिन अर्जेंट तरीके से कहा, क्या? गाड़ी रोको। क्यों? हम निकल रहे हैं। गाड़ी रोको। विक्रम ने साइड मिरर में रिया को देखा और ब्रेक मार दिया। रिया की आंखें फिर से काली थीं। तुम सोचते थे मैं जाने दूंगी? वो आवाज जो रिया की नहीं थी बोली, और रिया का हाथ जो रिया नहीं था दरवाजा खोलने लगा। समीर ने उसका हाथ पकड़ा। रिया, रिया सुनो, तुम रिया हो, वो तुम नहीं हो। वो अंदर है लेकिन तुम रिया हो। रिया का शरीर कांपने लगा, जैसे दो ताकतें अंदर लड़ रही हो। और फिर रिया ने एक तेज दर्द भरी चीख निकाली और बेहोश हो गई। इस बार उसकी आंखें नॉर्मल थीं, सफेद। विक्रम ने गाड़ी भगाई। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन आर्यन जो पीछे बैठा था उसे लगता रहा जैसे कुछ उसके पीछे बैठा है। उसने पीछे नहीं देखा पूरे रास्ते। मंडावर पहुंचकर सुबह होने तक वो एक ढाबा में रुके। रिया को होश आया। वो रो रही थी लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि क्यों। उसे कुछ याद नहीं था रात का। विक्रम खामोश था। उसका हंसमुख चेहरा एकदम बदल गया था। समीर, उसने अपने दादाजी के नुस्खे निकाले और बाकी हिस्सा पढ़ा। मालती देवी एक चीज लेती है जाने वालों से, वो चीज जो आंखों से नहीं दिखती। वो लेती है एक टुकड़ा आत्मा का, इतना छोटा कि पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो जगह खाली होती जाती है। दिल्ली वापस आने के बाद पहले हफ्ते में विक्रम ने ट्रैवल ब्लॉगिंग बंद कर दी। उसने कहा मन नहीं करता। दूसरे हफ्ते में रिया को रात को नींद नहीं आती थी। जब आती तो उसे सपने आते, उस औरत के, उस कमरे के। तीसरे हफ्ते में समीर ने फोटोग्राफी छोड़ दी। उसका कैमरा उसने बंद कर दिया। उसने कहा जब भी कैमरा उठाता हूं उसकी स्क्रीन में कुछ दिखता है। और आर्यन ठीक था बाहर से, लेकिन रात को जब सब सो जाते वो बाथरूम जाता, आईने के सामने खड़ा होता और उस आईने में कभी कभी उसे अपने पीछे कोई दिखती, सफेद साड़ी में, लंबे बाल। वो आर्यन को देखती और मुस्कुराती, तुम आ गए, अब जाओगे नहीं। 1 महीने बाद आर्यन ने अपने दोस्तों को एक मैसेज किया, यार एक बात पूछनी थी, क्या तुम सबको भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे है जब तुम अकेले होते हो? तीनों का एक साथ जवाब आया, हाँ। और उस दिन के बाद किसी ने किसी से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने से वो और ताकतवर हो जाते हैं। 6 महीने बाद आर्यन का एक फ्रेंड जो उन चारों को जानता था, उसने एक दिन आर्यन को कॉल किया, यार तुम ठीक हो? हाँ, क्या? कुछ नहीं, बस तुम्हारी माँ का कॉल आया था। कह रही थी तुम रात को सोते सोते कुछ बड़बड़ाते हो, वो समझ नहीं पाती क्या कहते हो। आर्यन ने एक पल रुककर पूछा, तुमने माँ से क्या कहा? कहा ध्यान रखो। लेकिन आर्यन, तुम्हारी माँ ने एक चीज और बताई। क्या? उन्होंने कहा आर्यन सोते सोते एक ही चीज बोलता है बार बार रात भर। आर्यन की सांसें रुक गईं। क्या बोलता हूं मैं? फोन पर एक साइलेंस आई और फिर दोस्त ने कहा,
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यन आज भी दिल्ली में है। विक्रम, रिया और समीर सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो चारों एक दूसरे से मिलते नहीं। शायद उन्हें डर है कि मिलने पर उन्हें वो याद आएगा जो वो भूलना चाहते हैं। और श्यामगढ़ की हवेली, वो अभी भी खड़ी है, जंगल के बीच, दियोदर के पेड़ों के साए में। और कहते हैं, अगर आप रात को उस हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखें तो एक आकृति दिखती है, सफेद साड़ी, लंबे बाल, जो आपको देखती है और मुस्कुराती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और सीख से भरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ऐसी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेट करता है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली हर नई कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।